I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम मोहन राकेश जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम मोहन राकेश जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस के दूसरे अंक की ओर। पहले अंक का वीडियो हमने बना चुके हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाकर पहले अंक को देख लें। और आज हम अंक 2 की बात करेंगे। तो चलते हैं अंक 2 की ओर। अंक 2। वही कक्ष, रात का अंतिम पहर, सुंदरी झूले में सोई है। नंद वो स्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। नेपथ्य से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं। नेपथ्य, श्यामांग, कहाँ हूँ मैं? क्यों हूँ मैं यहाँ? मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको, इसे रोको। नंद, आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। सोचता था यह रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं, परंतु यह स्वर जैसे रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे भी सोने नहीं देता। नेपथ्य, श्यामांग, यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ। इसे रोको। नहीं, चील नहीं है, यह एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया, अकेली। नंद, पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली। तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी इस स्वर को सहन न कर पाती। उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो इसे रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे मैं? नेपथ्य, श्यामांग, अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी कौन ले गया? मुझे पानी ला दो, पानी। नेपथ्य, अलका, यह रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। नेपथ्य, श्यामांग, कहाँ है पानी? मूर्छित होता स्वर, नहीं, यह पानी नहीं, यह पानी नहीं। नंद, दाईं ओर के द्वार के पास रुककर, अलका। नेपथ्य, अलका, कुमार। नंद, देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्ठ ला दो। नेपथ्य, अलका, अभी ला रही हूँ। नंद, अपने से, स्वर रुक गया है, लगता है मूर्छित हो गया है वह। अलका अग्नि काष्ठ लिए हुए आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है तो नंद अग्नि काष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है। लाओ मुझे दो। अलका,
मैं जला देती हूँ। नंद, नहीं, मुझे दे दो। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से लेकर, लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। श्यामांग रात भर प्रलाप करता रहा है। अलका, तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर। नंद, मुझे नींद नहीं आई, तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका, वह इस समय मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। नंद, वह अभी सो रही है। नींद देर से आई थी, इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के दो एक दीपक जला देता है, फिर अग्निकाष्ठ बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती है। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है। दो एक तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर तथा आसपास कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी है। एक मदिरा पात्र नीचे औंधा पड़ा है। लगता है वहां की कई एक वस्तु आवेश में इधर उधर फेंकी गई है। नंद एक टूटी हुई फूल माला चबूतरे से उठा लेता है। माला को उंगलियों में उलझाता हुआ बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वह अभी अनागत में होता है। सुंदरी की ओर देखकर कितना विक्षोभ था। सोने से पहले इसके मन में कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहाँ गिरा, क्या कैसे टूट गया। ओह, कैसा कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि, परंतु इसका विक्षोभ वो स्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के न आने की निराशा। फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहकर सच कभी कभी कितना अवसाद घिर आता है मन में, हल्की उस सांस के साथ। परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध न जाने कहाँ छट जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। पुनः सुंदरी की ओर देखकर, उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो। बिल्कुल उस मृग की तरह जिसे कल वन में पड़ा छोड़ आया था। जब तक वह चुनौती देता दौड़ रहा था, तब तक वह भी कितना प्रखर था, परंतु उसके बाद पल भर आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल लेती है। सुंदरी, आप अभी तक इस कक्ष में हैं? अभी प्रभात नहीं हुआ? नंद, नहीं, तुम उठ क्यों गई? अभी सो रहो। सुंदरी दो एक तकिए के सहारे अधलेटी सी बैठकर एक अलसाई दृष्टि चारों ओर डालती है। सुंदरी, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं? नंद, बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। सुंदरी, आपने जलाए हैं? क्यों? दास दासियां? नंद, मैं नहीं चाहता
कोई भी इस समय यहाँ की अवस्था को देखे। सुंदरी, आप सोए नहीं? नंद, चेष्टा की थी, नींद नहीं आई। उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। सुंदरी, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। नंद, तुम्हारे प्रति क्रोध मेरे मन में? ऐसा तुम सोच सकती हो? सुंदरी, कभी कभी चाहती हूँ सोच सकूं। तकिए से हटकर उसे टेक लगा लेती है। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों से खेलती हुई, इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं, फिर भी। नंद, सोचता हूँ यह सब सहेज देना ठीक होगा। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहां से उठ पड़ता है। दास दासियां सब कुछ इस तरह पड़ा देखेगी तो? सुंदरी, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। नंद, बिखरी वस्तुओं को सहेजता हुआ कहने का अधिकार न हो, परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता ही है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है। नंद, क्या? सुंदरी, आपका यह सब सहेजना मन होता है कि? नंद, क्या मन होता है? सुंदरी, कुछ नहीं। थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, यह मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया? नंद, तुम नहीं जानती? मदिरा पात्र उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़ कर उठ जाती है। सुंदरी, मुझे बहुत खेद है। नंद, किस बात के लिए? सुंदरी, मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई रात के अपने व्यवहार के लिए। मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है। पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच बहुत खेद है। नंद, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मन स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। सुंदरी, आप कभी न करते। आपको मैं जानती नहीं हूँ। नंद, जानती हो तो यह सब किस लिए कह रही हो? सुंदरी उसे दृष्टि से बांधती हुई, ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचता हूँ कि। नंद, क्या सोचती हो? सुंदरी, कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाए, 2-1 रातें मेरे कक्ष में न आए तो कैसा लगेगा? नंद, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? सुंदरी, नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि। नेपथ्य से प्रभात की शंख ध्वनि सुनाई देती है। प्रभात की शंख ध्वनि तो आपने पूरी रात बिना सोए ही काट दी। प्रभात की शंख ध्वनि तो आपने पूरी रात बिना सोए ही काट दी। नंद, इससे क्या होता है? सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएगी? सुंदरी उठकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती हुई, आएगी तो, परंतु पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? नंद, कैसा लगता है? सुंदरी, इसमें कांति है ही नहीं, आपको नहीं लगता? नंद, ना, मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम। सुंदरी भौएं उठाकर उसकी ओर देखती है, बल्कि और भी सुंदर लगती हो। सुंदरी, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसाधन कर लूं। नंद प्रगल्भ भाव से, मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है? सुंदरी, हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती हुई, जाइए आप।
नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है। जाइए ना। नंद उसी प्रगल्भ भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है और दोनों बाहें गवाक्ष पर फैलाकर प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से चेहरा उसमें देखती है। अलका। दाईं ओर से निहारिका आती है। निहारिका। देवी। सुंदरी। निहारिका, अलका कहाँ है? निहारिका। अभी अभी बाहर गई है, कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं। सुंदरी। परंतु गई कहाँ है? निहारिका। कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है। श्यामांग रात भर। सुंदरी। ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुला लिया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, मुझसे वह काम नहीं होगा। तू जा, तुझसे वह काम नहीं होगा। निहारिका। आप आदेश दे तो मैं जाकर। सुंदरी। नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूंगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है, फिर मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई गुनगुनाने लगती है। सो राजपुत्रः प्रियाया विहीनः शोकेन मोहेन चो पीड्यमानः। पुनः नंद की ओर देखकर, सुनिए। नंद के उत्तर न देने से फिर गवाक्ष की ओर देख लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद गवाक्ष के पास से हट आता है। नंद। मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। सुंदरी। क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जाग आया? नहीं, उस मृग। नंद। नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों के ओट में पड़ा वह। सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर, यहाँ आइए। नंद। वहाँ पड़ा, कल वह कैसा लग रहा था और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। सुंदरी अपने में व्यस्त। देखिए, अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना होगा। नंद अपने में व्यस्त। लगा कि घने वृक्षों की ओट में वह सदा से इसी तरह अटका है, इस आशा में कि कोई उसे वहां पड़ा देख लेगा और बाहों में उठाकर ले जाएगा। सुंदरी। आपने सुना है मैंने क्या कहा है? नंद अपने को सहज कर, क्या कहा है? सुंदरी। कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। नंद। परंतु अभी तो तुमने कहा था कि। सुंदरी। वह तो तब कहा था, अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई बाल खुलने लगती है। नंद। और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मदिरा भाव से उसकी ओर देखती है। सुंदरी बाधा नहीं डालते, पुनः दर्पण में देखती हुई, एक बात कहूं? नंद। कहो। सुंदरी आपको माननी होगी। नंद। तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। सुंदरी वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। नंद। तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है? सुंदरी और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। नंद। यह तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उस विषय में सोच रही हो? सुंदरी और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे।
नंद, मुझे याद रहेगी तो नो याद दिलाऊंगा। सुंदरी, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे? नंद, प्रयत्न के साथ। हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा? सुंदरी, प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे? नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है। नंद, देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी, किस बात का? नंद, कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुरी पर? सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है। सुंदरी, आप मुझे चतुर कहते हैं? नंद, नहीं हो तुम। सुंदरी, जैसे बहुत भोलेपन से। नहीं तो? नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, परंतु वह छिटक कर उससे अलग हो जाती है। ना ना, व्यस्तता पूर्वक ढूंढती हुई, चंदन लेप कहाँ है? अलका ने नो जाने। नंद झुक कर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। नंद, चंदन लेप यहाँ है, यह लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। सुंदरी, यह तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा है। नंद, याद नहीं, कल रात तुम्ही ने। सुंदरी आंखों में रोष लाकर, फिर कल की बातें करते हैं? नंद मुस्कुराकर, अच्छा अब नहीं करूंगा। सुंदरी, परंतु अब जो की इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। नंद, क्या दंड होगा? सुंदरी जैसे सोचती हुई, दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहां खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही। नंद, बस इतना ही? दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है। सुंदरी, नहीं, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा, आखेट के लिए भी नहीं, यहाँ मेरे पास रहना होगा। नंद, सारा दिन? सुंदरी, आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद, मैंने आपत्ति कहाँ की है? सुंदरी, तो लीजिए दर्पण। नहीं, ठहरिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी? प्रगल्भ दृष्टि से उसे देखकर, इसे भिगो लाएंगे? नंद, अंतर के अवरोध पर वश पाकर, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा? अधिक सहज भाव से, आपत्ति करूंगा तो? सुंदरी, फिर वही बात। नंद, और अधिक सहज भाव से, अच्छा यह भी नहीं कहूंगा। कटोरी लेकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी उसे जाते देखकर पीछे से मुस्कुराती है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ, यह भी नहीं कहेंगे? और क्या क्या नहीं कहेंगे? नंद लेप को तिली से हिलाता हुआ लौट आता है। नंद पास आकर, यह लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर, पता है लोग क्या कहते हैं? नंद, क्या कहते हैं? आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद, इसमें झूठ क्या है? सुंदरी, झूठ नहीं है, सच है यह। सुंदरी, झूठ नहीं है, सच है यह। नंद, यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो। हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। सुंदरी, नहीं होता? मानवी का रूप बहुत देखा है। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जा खड़ा होता है। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके
हृदय से सटा देती है। इस तरह फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुनियों का संवेद स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है। स्वर क्रमशः पास आता जाता है। नेपथ्य संवेद। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है। उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता। सुंदरी का हाथ माथे से हट आता है। सुंदरी, दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते? नंद, अपने को थोड़ा सहेज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता हूं। अब ठीक है? सुंदरी, नहीं। नंद, और प्रयत्न से दर्पण को संभालकर। अब? सुंदरी, अब भी नहीं। नंद, अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके। अब? सुंदरी, अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर रोष भरी दृष्टि से नंद को देखती हुई अपने स्थान से उठ जाती है। रख दीजिए दर्पण। नंद, क्यों? अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला। सुंदरी, हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला गया है। आप जानबूझकर। नंद, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उत्तरीय से दर्पण पोंछकर। अच्छा, अब बनाओ विशेषक। सुंदरी, मैंने कहा है दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाती है। नंद, दर्पण का मुंह उसकी ओर करके, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन बनी रहता और वह गिरकर टूट जाता है। हाथों में दर्पण का संतुलन बना नहीं रहता और वह गिरकर टूट जाता है। सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया? नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षु भिक्षुनियों का संवेद स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रमशः दूर हटता जाता है। नेपथ्य संवेद। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। संवेद स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर, सुंदरी उसका हाथ हटाकर, आप अपने कक्ष में चले जाए, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, देखो सुंदरी, मैंने कहा है ना मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त है। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा में। सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो। सुंदरी, उस बात को जाने दीजिए। नंद,
उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा आओ वहां चलकर बैठे। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ नंद, वहां आ जाओ, वहीं बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले जाती है। बताओ क्या जानना चाहती हो? सुंदरी, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे? नंद, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है। सुंदरी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद, किनकी? सुंदरी, जिन्होंने आज भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है। नंद, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी? सुंदरी, और इसलिए कि ज्यों ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही। नंद, यह तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे उसका संतुलन बना न रह सका। सुंदरी, सच कह रहे हैं? नंद, थोड़ा अव्यवस्थित, तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी, आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुनी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होगी? नंद, मैं तो नहीं, पर शायद तुम यह बात सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। सुंदरी, आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी? मुझे यही बात तो सोचनी थी उस समय। टूटे दर्पण के पास आ जाती है, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है। इसमें मुझे देखिए, कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब? नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूं? सुंदरी, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूँ। नंद, टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी, अच्छा लग रहा है। यह दो भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत। नंद, उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने के प्रयत्न में, केवल यदि यह अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, आप कह रहे थे ना अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे? नंद, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे से चारों ग्रह तथा कर्णफूल के पास राहु और केतु। सुंदरी, आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गरोचने लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे? नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ, क्यों नहीं करूंगा? सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी, अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसकी माथों पर विशेषक बनाने लगता है। तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर, कोई आया है? बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी, आया कोई नहीं, केवल हवा है। नंद, ऐसी हवा? ठहरो, मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटरगू कर रहे हो। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी? सुंदरी,
हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या? नंद, तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया? सुंदरी, हवा से डरे हुए कबूतर है, पहले नहीं बोलते क्या? नंद, परंतु यह स्वर बहुत असाधारण था, ठहरो फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता, केवल लगता है जैसे एक खुटक बढ़ैया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रही हो। यह क्या? जितने आकस्मिक ढंग से यह स्वर सुनाई दिया उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया, और उसके साथ पर कुटकुट का यह शब्द। सुंदरी, आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नंद, उसकी ओर आता हुआ, तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगा? सुंदरी, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। नंद, परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। इस समय कौन हो सकता है यह? सुंदरी, कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, आप तो बस प्रतीक्षा का हल्का विराम। अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है। अलका, देवी, कुमार। सुंदरी, क्या हुआ है तुझे अलका? इस तरह घबराई हुई क्यों हो? श्यामांग ठीक तो है? अलका हाँफती हुई, वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। सुंदरी, ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक थी? अलका, हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध है। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, जा अलका, अच्छा किया जो तुमने आकर सूचना दे दी। नंद अलका से, तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे? अलका, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना। सुंदरी, तू जा अलका, कोई द्वार तक आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर, तो क्या? सुंदरी आवेश में उसकी ओर मुड़कर, इसके बाद और भी कुछ पूछना शेष है क्या? अलका आहत भाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है। क्या सोच रहे हैं? नंद ओ व्यवस्थित, नहीं, सोच कुछ नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। सुंदरी कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे? नंद अपने में खोया सा, विशेषक? ओ हाँ, हाथ बढ़ाकर, लाओ दो मुझे। सुंदरी कटोरी हटाकर, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताएं क्या सोच रहे हैं? नंद सोच रहा था कि सुंदरी, उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना? नंद हाँ, और साथ यह भी कि सुंदरी, मैंने अलका को उनके पीछे जाने से रोककर अच्छा किया।
और नंद पल भर उसे देखता रहा। फिर तो एक पग उसकी ओर बढ़ आता है। नंद, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? सुंदरी, सचमुच ऐसा सोचते हैं? आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती है। तो चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, सोचता हूं कि यदि जाना हो तो। सुंदरी, इसी समय जाना चाहिए, यही ना? तो चले जाइए। घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। मुझे दिए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं, वह विवशता नहीं रहेगी। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ, अब भी मन में दुविधा है? नंद जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ, नहीं, दुविधा नहीं है, तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं? सुंदरी, मन से नहीं तो कैसे? नंद, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय और। सुंदरी उसे आंखों से तोलती हुई, मैं प्रतीक्षा करूंगी। नंद और पल भर वो निश्चित भाव से खड़ा रहता है, फिर चलने लगता है। नंद, अच्छा। सुंदरी कटोरी लिए दो एक पग उस ओर बढ़ आती है। सुंदरी, सुनिए। नंद रुक कर उसकी ओर देखता है। सुंदरी पास आ जाती है। पूरा आकाश नहीं पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। नंद कटोरी उससे लेता हुआ, देखो तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं। सुंदरी, मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है। नंद वो निश्चित भाव से उसे देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। कौन सा ग्रह है यह? नंद, सूर्य। सुंदरी, तो सूर्य का शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगा, सूखने नहीं दूंगी। नंद, परंतु यह कैसे होगा? यह बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और मुझे लौट कर आने में। सुंदरी, मैंने कहा है ना, मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, निरंतर भिगो कर गीला रखूंगी। नंद धीरे से आंखें हिलाता है। और शेष प्रसाधन भी आपके आने पर ही करूंगी, तभी बाल भी बांधूंगी। नंद हल्की मुस्कुराहट के साथ, और सब कह दोगी, यही नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौटाना है? सुंदरी उसके हाथों में लेकर उसे आंखों से बांधती हुई, कल आप रात भर सो नहीं सके ना? नंद, तो? सुंदरी, तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी, फिर भी नींद आएगी तो मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है। सोने नहीं दूंगी। नंद उस भाव से प्रभावित, देखो अच्छा होगा यदि मैं इस समय न जाकर। सुंदरी, नहीं, जाने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जाना ही है। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी। नंद, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी, और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी, नहीं? उसके कंधे को हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है। वहां रुककर एक बार उसकी ओर देख लेता है, फिर बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने देखती हुई गंभीर अंतर्मुख भाव से, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। सामने के द्वार से गवाक्ष के पास चली जाती है। बाहर का प्रकाश बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लगती है। अंक 2 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अंक 3 को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।